कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन पहला क्या है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, यानी कि बिंदुवत अगर चार्ज है, एक पॉइंट के जैसा चार्ज यहाँ, एक पॉइंट के जैसा चार्ज यहाँ, तब इनके बीच काम करेगा ना, बस सिर्फ तभी काम करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो काम नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जैसे कि मान लीजिए पेन के ऊपर पूरा चार्ज दे दिए और यहाँ पे ये घड़ी है, इसके ऊपर पूरा हम चार्ज दे दिए, ठीक है। तो अब इस पेन और इस घड़ी के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसको कूलम्ब्स लॉ की मदद से हम लोग नहीं निकाल सकते। एक सिस्टम है, अगर स्फीयर हो गया, सीट हो गया, रॉड हो गया, इन दोनों के बीच, ये सब के बीच नहीं निकाल सकते। पॉइंट पॉइंट के जैसा चार्ज है तभी उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ की मदद से। ये क्या कहते हैं, वैलिड नहीं करता है यदि जो है दोनों चार्ज आपस में मूव कर रहा हो। जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, काम करता है। अच्छा, रुका हुआ है तो काम करेगा। अगर ये दोनों चार्ज आपस में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, तब उनके बीच कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालने में सक्षम नहीं हो पाता है, ठीक है। और एक चीज़ ये वैलिड है यदि अगर क्या कहते हैं, क्या हो रहा हो, दोनों चार्ज जो है वो या तो रुका हुआ होना चाहिए, दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, रुका हुआ, तब काम करेगा, या फिर इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज जरूर रुका हुआ होना चाहिए। अब बाकी दूसरा चार्ज अगर चल रहा है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो काम कर सकता है, बता देगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए फॉर एक एग्जाम्पल, इस बात का एग्जाम्पल कहाँ से देखें, तो इसको हम बताते हैं, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अभी हम बता चुके थे इस पॉइंट को डिस्कस करते समय ही। और ये वाले पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो अगर दोनों चार्ज रुका हुआ है तो ठीक है, अगर दोनों चार्ज मूव करेगा तो काम नहीं करेगा। दोनों में से कोई एक चार्ज रुका हुआ है, एक चार्ज मूव कर रहा है तो काम करेगा। इसका एग्जांपल कहाँ आप देखेंगे, तो जैसे कि मान लिया जाए कोई एटम है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें यहाँ पे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो सेंटर पे प्रोटॉन तो अपना रेस्ट में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया मूविंग चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन क्या हो गया, रेस्ट। तो एक चार्ज रेस्ट में है, एक चार्ज मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच भी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो जाएगा Q1 Q2 बाय r², इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर K यानी कि 9 × 10⁻9 इंटू Q1, यानी पहला प्रोटॉन का चार्ज भी E होता है, E माने 1.6 गुना 10⁻−19, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी 1.6 1.6 इंटू 10⁻−19, तो इसको भी E से सूचित करते हैं, प्रोटॉन के भी चार्ज को E से सूचित करते हैं, जो उसका वैल्यू होता है उसको, ठीक है। तो K इंटू प्रोटॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे क्या, दूरी का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना इसके और इसके बीच ना, न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन है उसके और इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ एक रेस्ट में है, एक मूव कर रहा है, फिर भी लग रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही ना सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, सेंटर की तरफ लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज बाय r² इंटू mv² बाई, ये तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह का वो सब चीज़ आप अलग बात है। तो हमको बस समझाना यही था कि अगर एक रेस्ट में है, एक मूव कर रहा है, तब भी काम कर जाएगा, लेकिन अगर दोनों मूव कर रहा है तो काम नहीं करेगा। अगर दोनों रेस्ट में है तो काम करेगा, पॉइंट चार्ज है तो काम करेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो काम नहीं करेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए इसका। और क्या तो इस वेबसाइट से आप चाहो तो PDF नोट्स वगैरह क्लास 12th वगैरह का, 11th वगैरह का, ये सब चीज़ सारा आप ले सकते हो। पिंड कमेंट को एक बार जरूर देखते जाओ, उसमें कुछ अच्छा लिंक है जो आपको काम देगा। गुड लक।